नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग 1.2 पे बात करेंगे। यह 1.2 का इंट्रो वीडियो है, ठीक है। इसमें बस हम ये समझाने वाले हैं कि 1.2 को हम लोग कैसे बनाएंगे और बेहद ही आसान यह एक्सरसाइज है। आप 2-3 परिभाषा को अगर समझ लेंगे तो ये पूरा एक्सरसाइज खुद से बना सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको समस्या आता है तो आप हमें बताएं, तो इसका सॉल्यूशन भी 1.2 का हम एक वीडियो के माध्यम से आपको दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तो सीधा 1.3 का इंट्रो वीडियो हम लोग अगला वीडियो के रूप में आपको देंगे। तो ठीक है, ये आपको बताना है कि 1.2 का सॉल्यूशन चाहिए या 1.3 का इंट्रोडक्शन चाहिए अगला वीडियो, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं मुद्दा पे। पहला परिभाषा हम लोगों को समझना है रिक्त समुच्चय, ठीक है। बेहद आसान परिभाषा है लेकिन हम लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये हमें आगे, जैसे कि प्रायिकता हो गया, आगे अगला चैप्टर हम लोगों का फलन है, हर जगह ये हमें काम देने वाला है। ये पूरा पहला चैप्टर हमारा समुच्चय जो है बहुत जगह काम देगा, ठीक है। आगे चल के त्रिकोणमिति में भी काम देने वाला है, तो इसे हम ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला परिभाषा क्या है? रिक्त समुच्चय का। तो रिक्त समुच्चय हम किसे बोलते हैं? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अव्ययों की संख्या क्या हो? 0 हो, यानी कि जिसमें अव्यय हो ही ना, ठीक है। उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी कहते हैं। उसे हम किस चीज से सूचित करते हैं? तो फाई से, या आप मंझली ब्रैकेट बना के उसको खाली छोड़ दें, ठीक है। तो हम आम तौर पे ज़्यादातर आपको फाई ही देखने को मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं पे ये 0 भी दे दिया तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, या इसके अंदर फाई रख दिया तब भी ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अव्यय आ गया, वो फाई के रूप में आ गया है, ठीक है। हम रिक्त समुच्चय उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक भी अव्यय ना हो, ठीक है। उदाहरण के लिए आप समझें कि मान लीजिए कि आपको एक ऐसा प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए कह रहा है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो बताइए, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या आएगा क्या? नहीं। तो ये जो समुच्चय ए दिया गया था, ये क्या था? रिक्त समुच्चय था, ठीक है। यानी कि जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, ठीक है। हम लोग अगला परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। अगला परिभाषा हम लोगों का है परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो परिमित समुच्चय हम वैसे समुच्चय को बोलेंगे जिसमें अव्ययों की संख्या निश्चित हो, हम अव्ययों की संख्या बतला सकें। जैसे कि अगर हम एक लेते हैं ए और उसके अंदर ए बी सी डी लिख देते हैं, तो इसमें अव्ययों की संख्या क्या है? 4, ठीक है। तो उसको हम कैसे सूचित करेंगे? तो एन ए लिख कर सूचित करेंगे, ठीक है। ये क्या है? समुच्चय ए में अव्ययों की संख्या को हम लोग एन ए से सूचित करेंगे। अगर कोई समुच्चय बी अगर मान के चलिए हमारा है, तो उसे हम कैसे सूचित करेंगे? एन बी से सूचित करेंगे। तो ए के अंदर कितना अव्यय है? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, यानी एन ए बराबर 4 हो गया और एन बी बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। तो जब हम क्लियर बता पाएँ, ठीक है, कि कोई भी समुच्चय के अंदर कितना अव्यय है, तो उसे हम परिमित समुच्चय बोलते हैं। और जब हम नहीं बतला पाएंगे कि उस समुच्चय के अंदर कितना अव्यय है, तो उसे हम अपरिमित समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। परिमित का क्या उदाहरण ले सकते हैं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला का सारा आप अक्षर अल्फाबेट आप बता दीजिए, तो ए से जेड तक फिक्स है क्या? उसमें 26 अव्यय होंगे, यानी वो परिमित समुच्चय का उदाहरण था। अपरिमित का क्या? प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। बताइए, प्राकृतिक संख्या का जब हम समुच्चय लेंगे तो क्या उसमें हम बतला पाएंगे कि उसमें अव्ययों की संख्या कितना है? नहीं ना। तो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि सभी अपरिमित समुच्चय को जो है हम लोग रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। रोस्टर रूप क्या था कि आप हर एक अव्यय को कॉमा दे दे के लिख दीजिए। तो सारा अपरिमित समुच्चय रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए देखिए, बुक में क्या दिया गया कि वास्तविक संख्या का अगर हम समुच्चय ले लें और बोलें कि इसको आप लिखिए, तो लिखना क्या है? असंभव है, इसको आप लिख नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय में अव्यय का कोई एक विशेष पैटर्न तो होता नहीं। जैसे प्राकृतिक संख्या को लिखने के लिए बोलेंगे तो उसका तो एक पैटर्न है कि 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, है ना। लेकिन अगर हम या सम संख्या बोल दे तो 2 4 6, इसका एक पैटर्न है ना कि इसमें 1 1 बढ़ रहा है या इसमें 2 2 बढ़ रहा है। अब हम बोल दें आपको अभाज्य संख्या लिखने के लिए, तो उसका तो कोई पैटर्न है नहीं। 2 आया, 3 आया, फिर 5 आ गया, 5 के बाद क्या आ गया? 7 आ गया। तो इसका कोई निश्चित पैटर्न तो है नहीं, तो आप इसको नहीं लिख पाइएगा रोस्टर रूप में, ठीक है। जिसका निश्चित पैटर्न होगा उस अपरिमित समुच्चय को भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं।
चलिए लास्ट है क्या हम लोगों का समान समुच्चय। समान समुच्चय किसको बोलते हैं? जैसा नाम वैसा काम। अगर दो समुच्चय में सेम टू सेम हूबहू वही अव्यय रहे तो उसको हम समान समुच्चय बोलेंगे। उदाहरण के लिए अगर इसमें भी ABC है और इसमें भी ABC है और आप जानते ही हैं कि ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, A और B समान हो गया, A और B बराबर है। क्यों? क्योंकि A और B में हूबहू वही अव्यय है, जो अव्यय A में है वही अव्यय B में। ठीक है, एकदम सेम टू सेम रहना चाहिए, ना एक ज़्यादा ना एक कम। उसी को हम लोग समान समुच्चय बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि कभी कभी जैसे कि रिपीट करके दे देगा कि एक दे दिया समुच्चय A जिसमें 1 2 3 दे दिया, और एक समुच्चय आपका दे दिया B जिसमें 2 2 1 और 3 3 दे दिया, तो ये दोनों भी समान समुच्चय है। क्यों? क्योंकि आप शुरू में ही पढ़ रखे हैं कि समुच्चय के अंदर अव्ययों का रिपीट होना मान्य नहीं है, वो बात बराबर होता है। ठीक है, तो 1.2 में बस इतना ही परिभाषा दिया गया है। अगर आप इसको समझ पाए हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको बनाएंगे, और उससे भी पहले क्या करें, जो भी सब बात लिखा गया है ना मैथ के बुक में उसको एक बार आप पढ़ लें। उसके बाद सारा एग्जाम्पल को बनाएं, और एग्जाम्पल बनाने के बाद आप एक्सरसाइज को बनाएं, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।